हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 13 इम्यूनिटी के लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चंस हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसके लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करने लगे हैं और आज हम देखेंगे कि आप पेपर में इसके लॉन्ग क्वेश्चंस को कैसे लिख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, state and explain how bacterium is identified as non-self by our immune system। तो एक जो बैक्टीरिया है वो अगर हमारी बॉडी के अंदर घुस जाता है, हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है, तो वो कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा कि वो हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है। तो इसके लिए हमारा इम्यून सिस्टम कैसे रिस्पॉन्स करेगा। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। बैक्टीरिया आर आइडेंटिफाइड एज नॉन सेल्फ बाय इम्यून सिस्टम थ्रू रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कॉल्ड एंटीजन। तो ये सारा जो काम है वो एंटीजन की मदद से होगा। अगर एंटीजन बैक्टीरिया के पास मौजूद है, हमारी बॉडी का जो स्पेसिफिक एंटीजन है वो अगर बैक्टीरिया के पास नहीं है तो वो हमारे इम्यून सेल्स उसे डिस्ट्रॉय करेंगे। अगर वो एंटीजन मौजूद है तो वो डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। ऑन द सरफेस ऑफ बैक्टीरिया the immune system has specialized cells called immune cells that are able to recognize and respond to the antigen। तो हमारे इम्यून सिस्टम के पास स्पेशल सेल्स हैं जो ये काम कर सकते हैं, पहचान सकते हैं हमारी बॉडी के खुद के जो सेल्स हैं उनको। वो किस तरह से पहचानते हैं, वो उनके एंटीजन की मदद से पहचान पाते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है, वन इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ इम्यून सेल्स दैट प्ले इन इम्पॉर्टेंट रोल इन आइडेंटिफाइंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू नॉन सेल्फ बैक्टीरिया आर बी सेल्स। B cells have receptors on their surface that can recognize a specific antigen। When a B cell encounters a bacterial antigen, it recognizes and it begins to divide and differentiate into plasma cells, which produce and release antibodies that can bind and neutralize the bacteria। तो अब सबसे पहले बैक्टीरिया कोई हमारी बॉडी के अंदर इंटर होता है तो उसके खिलाफ जो है हमारे बी सेल्स काम करते हैं। बी सेल्स उन्हें पहचान लेते हैं उनके एंटीजेंस की मदद से। एंटीजन से पता चलता है कि ये हमारी बॉडी का सेल नहीं है। उसके बाद बी सेल्स डिवाइड करते हैं और प्लाज्मा सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद ये एंटीबॉडी बनाते हैं और वो एंटीबॉडी उस बैक्टीरिया के ऊपर जाके अटैक करते हैं। उसके बाद अनदर टाइप ऑफ इम्यून सेल्स टी सेल्स प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन आइडेंटिफाइंग रिस्पॉन्डिंग टू नॉन सेल्फ बैक्टीरिया। T cells have receptor on their surface that can recognize a specific antigen presented by the specialized immune cells called antigen presenting cells APS। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो होते हैं वो एंटीजन प्रेजेंट करते हैं और उस पे जो है वो टी सेल्स काम करते हैं। वो टी सेल्स उन एंटीजन के ऊपर जो है वो काम कर रहे होते हैं। When a T cells encounter a bacterial antigen that recognizes and it begins to divide and differentiate into various types of the T cells including cytotoxic cells and which directly attack and kill infected cell, and T helper cells which activate and coordinate the immune responses। तो जब T cells को पता चलता है किसी बैक्टीरिया के बारे में तो वो भी डिवाइड करते हैं। T cells को पता कैसे चलता है, वो चलता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल से। ये सेल इस टी सेल्स को बताते हैं और उसके बाद टी सेल्स डिवाइड करते हैं और ये साइटोटॉक्सिक सेल्स बनाते हैं जो डायरेक्टली उन बैक्टीरिया को मार सकते हैं, और ये हेल्पर टी सेल्स बनाते हैं जो दूसरे सेल्स को एक्टिवेट करते हैं। जबकि उसके बाद हमारा इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज साइटोटॉक्सिसिटी, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द मैकेनिज्म ऑफ NK सेल्स एंड TC सेल्स। साइटोटॉक्सिसिटी क्या है, ये हम जो है वो हमारी बुक के अंदर पूरा टॉपिक मौजूद है साइटोटॉक्सिसिटी का। तो आइए इसको भी हम पढ़ लेते हैं। साइटोटॉक्सिसिटी की डेफिनेशन आपको यहाँ से मिलेगी, एबिलिटी ऑफ इम्यून सिस्टम टू किल आर इन्फेक्ट द कैंसरियस सेल्स। तो ये डेफिनेशन है हमारी साइटोटॉक्सिसिटी की। उसके बाद नीचे जो है वो इनके मैकेनिज्म को कंपेयर किया हुआ है, ये देखते हैं। NK सेल्स आर टाइप ऑफ इम्यून सेल्स विच मीन्स दे डू नॉट रिक्वायर प्रियर एक्सपोजर टू एंटीजन बिकम एक्टिवेटेड। तो ये हमारे पास NK सेल्स जो ये इनेट इम्यूनिटी का पार्ट हैं और ये इनको कोई भी एंटीजन नहीं चाहिए होता है कि ये एक्टिवेट करें, बल्कि ये खुद एक्टिवेट हो जाते हैं। दे कैन डायरेक्टली किल इन्फेक्टेड एंड आर कैंसरस सेल्स विदाउट नीड ऑफ स्पेसिफिक रिसेप्टर्स
इन्हें कोई एंटीजन, कोई रिसेप्टर नहीं चाहिए होता है। ये डायरेक्टली कैंसर और इन्फेक्टेड सेल्स को किल कर सकते हैं। NK cells use several mechanisms to kill targeted cell, including release of cytotoxic granules containing enzymes such as a perforin and granzyme, which can cause targeted cells to undergo apoptosis, performed cell death। तो ये जो है परफोरिन प्रोटीन और ग्रेनजाइम एंजाइम जो है वो रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से जो टारगेटेड सेल है वो ख़त्म हो जाता है और वो जो है वो एपोप्टोसिस के प्रोसेस के ज़रिए वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। दे कैन आल्सो रिलीज साइटोकाइंस, ये साइटोकाइंस भी रिलीज़ करते हैं। ये क्या होते हैं? सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होते हैं जो दूसरे टारगेटेड सेल्स को जो है वो एपोप्टोसिस करवाते हैं और वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो ये मैकेनिज़्म है नेचुरल किलर सेल्स का। दूसरा हमारे पास साइटोटॉक्सिक सेल्स है, इनका मैकेनिज्म देखें। ऑन द अदर हैंड आर टाइप ऑफ एडाप्टिव इम्यून सेल्स, ये एडाप्टिव इम्यून सेल्स के हिस्से हैं, जबकि हमारे पास NK सेल्स नेचुरल इनेट इम्यूनिटी का पार्ट थे, विच मीन्स दे रिक्वायर प्रियर एक्सपोजर टू एंटीजन इन ऑर्डर टू बिकेम एक्टिवेटेड। तो इनको एंटीजन चाहिए एक्टिवेट होने के लिए। They specific in recognizing the targeted cell by recognizing antigen present in by the major histocompatibility complex molecules on the surface of the targeted cell। तो ये इनको एंटीजन कैसे मिलता है, कौन सा एंटीजन होता है? वो होता है MHC। MHC मतलब मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। अगर ये किसी सेल्स के पास मौजूद है तो साइटोटॉक्सिक सेल्स से पहचान सकते हैं और फिर उन्हें किल करते हैं। अगर उनके पास नहीं होता है तो ही किल करते हैं, अगर MHC1 उनके पास मौजूद होता है तो उन्हें किल नहीं करते। साइटोटॉक्सिक सेल्स यूज सिमिलर मैकेनिज्म एज NK सेल्स टू किल टारगेटेड सेल्स, रिलीजिंग साइटोकाइंस, ग्रेन्यूल्स एंड परफोरिन प्रोटीन एंड ग्रेनजाइम एंजाइम एंड रिलीजिंग साइटोकाइंस। तो ये इनका प्रोसेस जो है वो मारने का, ख़त्म करने का, किल करने का जो प्रोसेस है वो दोनों का सेम है, जबकि साइटोटॉक्सिक सेल्स को एंटीजन चाहिए और हमारे पास नेचुरल किलर सेल्स को कोई एंटीजन नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। व्हाट इन इन्फ्लेमेशन, वाई इट इज़ डेवलप एंड हाउ इट इज़ कंट्रोल्ड। इन्फ्लेमेशन क्या है? तो ये सारा हम जो है यहाँ से आप इसको स्टडी कर सकते हैं। हम आगे चलते हैं क्योंकि ये हमारे पास जो है हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, बार बार सेम क्वेश्चंस हमें पूछे जा रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। इन्फ्लेमेशन इज़ कंट्रोल्ड बाय कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ वेरियस सेल्स एंड केमिकल्स। The body uses various mechanisms to turn off inflammation once the threat has been eliminated. For example, anti-inflammatory compounds are corticosteroid can be used to suppress the immune response, while WBC cell T regulatory cells help to control the inflammation. Additionally, the body uses signaling molecules such as cytokines to communicate with the cells and coordinate immune responses. Question number 4 है, explain the underlying mechanism of fever, state and explain protective role as well as harmful effects। तो फीवर के प्रोटेक्टिव रोल और इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स बताने हैं। तो ये सारे हमारे पास सेम ही क्वेश्चन है। Fever is a common symptoms of infection that is caused by the elevation of the body temperature। तो यहाँ से आप इसको थोड़ा सा स्टडी कर लें कि पायरोजेंस, ये जो है वो हमारे पास फीवर करवाने वाले जो एजेंट्स होते हैं उन्हें पायरोजेंस कहा जाता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। फीवर इज़ थॉट टू हैव प्रोटेक्टिव रोल इन बॉडीज रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन and survive, as many of them are sensitive to changes in temperature. Additionally, fever can stimulate the immune system, causing increase in the production of WBC and immune cells that help to fight the infection. उसके बाद आते हैं however the fever can also cause harmful effects। तो इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हम पहले से पढ़ चुके हैं, जिसमें डिस्कम्फर्ट आता है, जिसमें हेडेक आता है, जिसमें मसल एशेज़ आते हैं और साथ साथ में इसके अंदर जो है वो डिहाइड्रेशन जैसी इसके अंदर नुकसान भी आ जाते हैं। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। डिस्कस द स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ एंटीबॉडी एंड हाउ इट इज़ हेल्पफुल इन गेटिंग रिड ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। तो एंटीबॉडीज़ का जो है वो प्रोटेक्टिव रोल, स्ट्रक्चरल फीचर हमें बताना है।
Antibody, also known as immunoglobulins, are large complex proteins that produced by the immune system in response to the presence of foreign substances such as a bacteria, virus and toxins. तो एंटीबॉडी इनकी बैक्टीरिया, वायरस और टॉक्सिन्स के बाद जो है वो बनते हैं, जब ये आते हैं बॉडी के अंदर तो ही एंटीबॉडी बनते हैं. They are composed of 4 different types of polypeptide chains, 2 identical heavy chains and 2 identical light chains. इसके अंदर बहुत सारी हैवी चेन्स, 2 जो है वो हैवी चेन्स होती हैं और 2 लाइट चेन्स होती हैं पेप्टाइड की. तो पेप्टाइड चेन इसके अंदर मौजूद होती हैं. Structural feature that is most important in terms of function and is the presence of unique region of the called variable region. तो इसके अंदर एक यूनिक रीजन होता है जिसे वेरिएबल रीजन कहते हैं. उसके अंदर क्या होता है, ये हर चेन के एंड के अंदर होता है. लाइट चेन के भी एंड के अंदर होता है और हैवी चेन के एंड के अंदर भी यही वेरिएबल रीजन होता है. This region is responsible for binding specifically the foreign substances or antigen that is antibody is designed to neutralize. तो यहाँ पर जो वेरिएबल रीजन के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वही डिसाइड करेंगे ये कि ये किस तरह के एंटीजन को ये बाइंड करेगा. तो उस तरह से वो डिफरेंट तरह के एंटीजन्स को जो है वो न्यूट्रलाइज कर सकते हैं. The variable region is made up of series of amino acids that form a 3-dimensional shape called antigen binding site. तो यहाँ पर एक 3-dimensional shape बनती है अमीनो एसिड्स की सीरीज से मिलने से और उसे जो है वो एंटीजन बाइंडिंग साइट कहते हैं, जहाँ पर एंटीजन आकर अटैच होता है. जैसे एंजाइम्स के अंदर एंजाइम की जो साइट होती है, एक्टिव साइट, वहाँ पर जो है वो सबस्ट्रेट आकर अटैच होता है. तो यहाँ पर भी यहाँ पर एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है. उसके बाद यहाँ पर आगे आते हैं. एंटीबॉडी कैन हेल्प बॉडी टू गेट रिड ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म इन सेवरल वेज. फर्स्ट, दे कैन बाइंड टू सरफेस पैथोजेंस सच एज ए बैक्टीरिया एंड वायरसेस एंड मार्क देम फॉर डिस्ट्रक्शन बाय अदर सेल्स. तो जिस पर एंटीबॉडी लग जाते हैं, जिस सेल पर, वो दूसरे सेल्स के दौरान मारा जाता है. तो इस तरह से एंटीबॉडी क्या करते हैं, एक तरह का निशान लगा देते हैं कि ये सेल हमारी बॉडी का सेल नहीं है और उसके बाद दूसरे इम्यून सेल्स जो है वो उसे ख़त्म कर देते हैं. उसके बाद यहाँ पर दूसरा भी फंक्शन है एंटीबॉडी का कि एंटीबॉडी कैन न्यूट्रलाइज पैथोजेंस बाय बाइंडिंग टू द स्पेसिफिक साइट ऑन देयर सरफेस. तो एंटीबॉडीज़ जो है वो दूसरे सेल्स को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, पैथोजेंस को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं. कैसे, वो क्या करते हैं, एंटीजन्स पर आकर उनके एंटीजन पर यहाँ पर अटैच हो जाते हैं और एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं होस्ट सेल के साथ. इसे जो है वो न्यूट्रलाइजेशन कहा जाता है क्योंकि न्यूट्रलाइज कर रहे हैं सेल्स को. उसके बाद जो थर्ड फंक्शन है वो है एंटीबॉडी कैन एक्टिवेट द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम and group of protein that can destroy pathogens by forming a complex that puncture the pathogenic membrane. तो यहाँ पर ये भी काम कर रहे हैं कि ये दूसरे जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है उसको भी एक्टिवेट कर रहे हैं ताकि वो इम्यून से पैथोजेंस को ख़त्म कर सकें. तो फाइनली एंटीबॉडी कैन हेल्प टू इनिशिएट द इम्यून रिस्पॉन्सेज बाय बाइंडिंग बी सेल्स. तो ये बी सेल्स को बाइंड कर देते हैं जिससे इम्यून रिस्पॉन्स को भी जो है वो इनिशिएट होता है, इम्यून रिस्पॉन्स हमारा एक्टिवेट हो जाता है. तो इस तरह से एंटीबॉडी के बहुत सारे काम हो गए, आप यहाँ से इसको स्टडी कर सकते हैं. उसके बाद हम आगे आते हैं 6 पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे. ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या है और उसके टी सेल्स और बी सेल्स ट्रांसप्लांट रिजेक्शन के अंदर कौन सा रोल प्ले करते हैं. तो आइए यहाँ से पढ़ते हैं. ऑटो इम्यून डिसऑर्डर आर ग्रुप ऑफ कंडीशंस इन विच इम्यून सिस्टम मिस्टेकली अटैक द डैमेज द बॉडी ओन सेल्स और टिश्यूज़. तो इसके अंदर बॉडी के खुद के सेल्स या टिश्यूज़ पर हमारे इम्यून सेल्स एक्ट करते हैं और उसकी वजह से हमें खुद के ही सेल्स को हमारा इम्यून सिस्टम मार रहा होता है. तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इंक्लूड्स रिमोटॉइड आर्थराइटिस, ल्यूपस एंड मल्टीपल स्क्लेरोसिस. तो ये बहुत सारी इसके अंदर 3-4 बीमारियां यहाँ पर लिखी हुई हैं, ये सारी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं. द एग्जैक्ट काज ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर आर नॉट वेल नोन. यहाँ पर ये हमें पता नहीं है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्यों होता है.
जबकि इसके अंदर हमें जेनेटिक कॉम्बिनेशन और जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं। In an autoimmune disorder, the immune system produces abnormal excessive amount of certain types of immune cells such as T cells, B cells, which attack the body's own cells and tissues. T cells, known as T lymphocytes, are a type of WBC that play a critical role in immune responses. They can divide into the two main subtypes, CD4 T cells, and which coordinate the immune system, CD8 T cells, which attack directly and can infected cancer cells. तो इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर फिर से टी सेल्स के बारे में लिखा हुआ है कि टी सेल्स क्या हैं और ये टी सेल्स ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के अंदर कैसे काम आते हैं। उसके बाद हम आते हैं ट्रांसप्लांट रिजेक्शन के अंदर टी सेल्स और बी सेल्स क्या रोल प्ले करते हैं। T cells or B cells play critical role in recognizing transplant rejection tissue as foreign and mounting as immune response against it. The process of transplant rejection can be divided into two main types: acute rejection, and which occurs in the few first weeks after transplantation, as mediated by the T cells, and chronic rejection, which occurs after a period of months or years and is mediated by both T and B cells. तो ये हमारे पास इसका रोल हो गया ट्रांसप्लांट रिजेक्शन के अंदर। यहाँ पर आपको ये इसके क्वेश्चंस मिल चुके हैं, इसको आप स्टडी कर सकते हैं। और अगर आपको ये पूरा जो है वो इसका PDF चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको हम नंबर प्रोवाइड करेंगे जिससे आपको सारे क्वेश्चन, सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।